नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। कर्नाटक में हिजाब पर बड़ा बवाल जारी है। पिछले 40-50 दिनों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। उडुपी के कॉलेज में हिजाब पहने लड़कियों ने अब प्रदर्शन किया। जवाब में भगवा पहनकर आए स्टूडेंट्स ने भी नारेबाजी की है। थोड़ी देर में कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले पर फिर से सुनवाई शुरू होगी। लंच के बाद सुनवाई शुरू होगी और कर्नाटक हाईकोर्ट का क्या फैसला रहता है ये देखना बेहद जरूरी है, जानना बेहद जरूरी है। फिलहाल कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब लड़कियां हिजाब पहन करके उडुपी के कॉलेज में पहुंची तो वहां पर भगवाधारी लड़कों ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस तरीके से वहां पर प्रदर्शन किया गया। भगवा पहने लड़कों ने यहां पर प्रदर्शन किया है। नमित त्यागी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमित, ये बेहद गंभीर मामला दिखाई पड़ता है और इस पूरे मामले में जब हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है तो इस तरह से प्रदर्शन की इजाजत कैसे दी गई, कैसे हो गया इस तरह का प्रदर्शन, पूरी खबर बताइए। देखिए, बिल्कुल ये कर्नाटक के अंदर कॉलेजों के अंदर एक यूनिफॉर्म कोड को लेकर एक सरकार की तरफ से आदेश दिया गया था और उसके बाद उडुपी के कॉलेज में जो है कुछ लड़कियां जो थी वो हिजाब पहनकर एंट्री कर रही थी, लेकिन उनको वहां पर रोक दिया गया और बाहर उसके गेट के बाहर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। फिर कॉलेज प्रशासन ने उन महिलाओं को जिन्होंने हिजाब पहना हुआ था एक अलग जगह जाकर बैठा दिया। उसके बाद से लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि आज कर्नाटक हाईकोर्ट पे इस मामले को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है और सुनवाई से पहले अगर बात करें तो तमाम जो कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे छात्र थे जो कि भगवाधारी स्कार्फ पहनकर उन महिलाओं का विरोध कर रहे थे जो कि हिजाब पहनकर जो सरकार की तरफ से एक यूनिफॉर्म कोड बनाया गया है उसका विरोध कर रहे थे। अब जो है सरकार की जो कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई फिलहाल अब तक चली है, हाईकोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुसार जो है कोर्ट अपना फैसला देगी। भावनाओं और जो जनता की भावनाएं हैं उनके आधार पर कोर्ट अपना फैसला नहीं सुनाएगी। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर जैसे जैसे बवाल बढ़ रहा है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील जो है वो की गई है। वहीं अगर हम शिक्षा मंत्री की बात करें जो कि कर्नाटक के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि सरकार की तरफ से जो यूनिफॉर्म को लेकर आदेश पारित किया गया है उसका छात्रों को पालन करना होगा। हालांकि जो हिजाब पहनने वाली महिलाएं हैं उनके लिए विकल्प खुला है कि इसके अलावा आप कोई भी ड्रेस जो है वो पहन सकते हैं, लेकिन जब से ये मामला तूल पकड़ता हो जा रहा है वहां पर जो सांप्रदायिक एक हिंसा है वो भी बढ़ने के जो चांसेस हैं वो लगातार बढ़ गए हैं, क्योंकि उडुपी के अलावा पूरे कर्नाटक के अंदर कई ऐसे कॉलेज हैं जिसके बाहर जो प्रदर्शन है वो लगातार दोनों गुटों में शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, तो कर्नाटक के अंदर दरअसल कॉलेजों के लिए यूनिफॉर्म क्या है नमित, ये दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि ये विवाद समझ से परे है। यहाँ पर हिजाब पहन करके लड़कियों को आने की इजाजत नहीं दी गई। क्या है कर्नाटक में कॉलेजों के अंदर यूनिफॉर्म का नियम? देखिए, फिलहाल अगर हम बात करें तो कर्नाटक के अंदर इससे पहले जो था वो आप किसी भी ड्रेस को पहनकर कॉलेज में जा सकते थे, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो एक जो कोड है यूनिफॉर्म कोड से उसको जो है लागू किया गया सरकार की तरफ से। हालांकि उसकी जो पूरी फॉर्मेलिटीज है उसको अभी मीडिया के सामने भी नहीं रखा गया है, लेकिन जो हमारे पास सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कुछ जो महिलाएं हैं वो लगातार हिजाब पहन के ही अपने कॉलेज में जाती थी। ऐसे में उन महिलाओं को हिजाब पर रोक लगाने का जो आदेश है वो सरकार की तरफ से इसलिए दिया गया है क्योंकि सरकार का जो नया आदेश है कर्नाटक सरकार का, जो यूनिफॉर्म कोड बनाया गया है उसमें हिजाब की परमिशन सरकार ने नहीं दी है और इसी का विरोध जो है वो कुछ महिलाएं कर रही हैं। और जो महिलाओं को 5 महिलाओं को उडुपी के कॉलेज में जाने से रोका था, उन्हीं 5 महिलाओं ने इस सरकार के जो नए आदेश के खिलाफ याचिका लगाई है और उस याचिका पर ही आज कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। हालांकि अभी सुनवाई फिर से दोबारा से शुरू होगी, लेकिन जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कुंदन के लगातार कोर्ट ये कह रहा है कि ये जो सरकार की तरफ से आदेश बनाया गया है इसका लोगों को पालन करना होगा। लेकिन जो याचिकाएं 5 महिलाओं ने लगाई हैं जो कि हिजाब इन्होंने पहना हुआ था, ऐसे में जब उनको रोका गया था उस दौरान क्या कुछ घटना हुई थी उस पर भी सरकार जो हाईकोर्ट है वो उन याचिकाकर्ता जो महिलाएं हैं उनकी बातें सुनेगा। इसके अलावा उस गेट के बाहर जहां पर उन कॉलेज के अंदर रोका गया था उन महिलाओं को, उस कॉलेज के उस गेट के बाहर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उस भीड़ को शांत करने के लिए उन महिलाओं को एक अलग कमरे में ले जाकर बैठाया गया। के बीच बवाल तो जारी है, कॉलेज के अंदर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। हिजाब पहनी महिलाएं और भगवाधारी कुछ स्टूडेंट्स एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। स्थिति बेहद गंभीरजनक है, चिंताजनक है। शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए नमित आपका। एक और बड़ी खबर बताते हैं आपको। राज्यसभा में कांग्रेस पर पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ हमला किया है। कांग्रेस की सोच पर अर्बन नक्सल ने कब्जा कर लिया है, यह मोदी ने कहा है। कांग्रेस ना होती तो देश पर इमरजेंसी का कलंक न लगता।
मोदी ने यह कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में कहा कि अगर कांग्रेस देश में नहीं होती तो इमरजेंसी नहीं लगता। अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। कांग्रेस जब सत्ता में रही, देश का विकास नहीं होने दिया। अब विपक्ष में है तो देश के विकास में बाधा डाल रही है। अब कांग्रेस को नेशन पर भी आपत्ति है। यदि नेशन इसकी कल्पना गैर संवैधानिक है तो आपकी पार्टी का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस क्यों रखा गया? अब आपकी ये नई सोच आई है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम बदल दीजिए और आप फेडरेशन ऑफ कांग्रेस कर दीजिए। अपने पूर्वजों की गलती जरा सुधार दीजिए। कांग्रेस की कठिनाई ये है, डायनेस्टी के आगे उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, ये उनकी परेशानी है। और पार्टी में जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, वो जरा समझे, भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों का है, ये मानना पड़ेगा। और पार्टी में भी जब कोई परिवार सर्वोपरि होता है तब सबसे पहली कैजुअलिटी, जब पार्टी में भी कोई एक परिवार सर्वोपरि हो जाता है तो सबसे पहली कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। कि भारत में पिछले 75 साल में जिसको काम करने का 50 साल मौका मिला था, उनकी नीतियों पर भी इस मानसिकता का प्रभाव रहा है और उसी के कारण कई विकृतियां पैदा हुई है। ये डेमोक्रेसी आपकी मेहरबानी से नहीं है, हमारे कुर्बानी से। और आपको 1975 में डेमोक्रेसी का गला घोंटने वालों को डेमोक्रेसी का गौरव। और यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी किया है। नई सहकारी चीनी मिलें स्थापित करने का भी संकल्प बीजेपी ने लिया है। 5,000 करोड़ रुपए में चीनी मिलों का नवीनीकरण का भी संकल्प बीजेपी ने लिया है। 14 दिनों में गन्ना किसानों का भुगतान होगा, ये इस संकल्प पत्र में वादा किया है बीजेपी ने। अगर सरकार बनी तो 14 दिनों में गन्ना किसानों का भुगतान होगा, जो मांग लंबे समय से किसान करते रहे। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी।
मुफ्त बिजली की व्यवस्था किसानों के लिए बीजेपी करेगी, ये वादा किया गया है। बोरवेल ट्यूबवेल के लिए अनुदान भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। एमएसपी पर गेहूं धान खरीद को मजबूत करेंगे, अमित शाह ने यह कहा है। मेधावी छात्रों को स्कूटी भी देंगे, अमित शाह ने यह वादा किया है। संकल्प पत्र में गरीब बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए देने का भी वादा इस संकल्प पत्र में शामिल है। बुजुर्ग महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सौगात भी इस संकल्प पत्र में है। पांच साल पहले उत्तर प्रदेश एक दंगा युक्त प्रदेश माना जाता था। उत्तर प्रदेश के अंदर, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और अवध क्षेत्र में माताओं बहनों की सलामती नहीं थी। हमने कहा था कि आप हमें शासन करने का मौका दीजिए, हम माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को अपराध से मुक्त बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी को दूर करना एक नारा हो सकता है, मगर बेरोजगारी को दूर करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर करना, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है, जिसको योगी जी ने जमीन पर उतारा है। कि हमने प्रदेश में 25 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित किए हैं और 59 जनपद ऐसे हो गए हैं जहां एक मेडिकल कॉलेज उपलब्ध है। मित्रों, इसके साथ साथ 10 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों की स्थापना करी है। 51 नए राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं। 79 नए महाविद्यालयों का भवन का निर्माण कर दिया गया है। 35 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। मेडिकल सीटों की संख्या जो 1900 से कम थी, उसको 4200 तक पहुंचाने का काम 5 ही साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 28 इंजीनियरिंग कॉलेजों को खोलने का काम किया है। 26 पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना की है और 771 कस्तूरबा विद्यालय खोलने का काम किया है। यूपी चुनाव को लेकर आज बीजेपी ने लखनऊ में अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि किसानों को अगले 5 साल तक सिंचाई के लिए फ्री बिजली दी जाएगी, साथ ही साथ महिलाओं को स्कूटी दी जाएंगी। ऐसे तमाम वादे जो हैं वो संकल्प पत्र में किए गए हैं। बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता उदित राज जी हैं। उदित जी, कैसे देख रहे हैं इस संकल्प पत्र को, क्योंकि इसमें तमाम जो बड़े बड़े वादे हैं वो बीजेपी ने किए हैं? ये झूठ पत्र है। कल प्रधानमंत्री जी का जो भाषण संसद में हुआ, 70 साल में इतना ज्यादा 100 हेल्पलाइन का विस्तार कर 112 कर इसमें शहरों में 10 ही मिनट में पुलिस वाहन पहुंचती है और ग्रामीण इलाकों में 12 मिनट के अंदर पुलिस वाहन पहुंचे। इस प्रकार का हमने एक वातावरण का निर्माण किया है। हमने कहा था ग्रेड 3 और 4 के कर्मचारियों की भर्ती में से इंटरव्यू को समाप्त कर भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती का वातावरण देंगे। आज हमने एक काम भी कर दिया है। आज 3 और 4 की सरकारी ग्रेड 3 और 4 की सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त हो गए हैं। किसी की चिट्ठी की जरूरत नहीं, किसी भी सिफारिश की जरूरत नहीं, कोई आपकी जाति नहीं पूछेगा। मेरिट है तो आपको नौकरी मिलेगी मिलेगी मिलेगी। तो गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 43.5 लाख गरीबों को उनके सिर को ढकने के लिए एक आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उपलब्ध करवाने में भी सफलता प्राप्त की। 2 करोड़ 61 लाख से अधिक गरीबों को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया। 1,21,000 गांवों में विद्युतीकरण के लक्ष्य को पूरा करते हुए 1 करोड़ 43 लाख परिवारों को फ्री में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। तो 1 करोड़ 56 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रसोई गैस की फ्री में कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए गए। 9 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से प्रदेश के अंदर 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया। तो मित्रों, 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई।
5 वर्ष के दौरान ही 15 करोड़ लोगों को कोरोना कालखंड में डबल इंजन की सरकार ने हर महीने डबल डोज राशन की उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया। उत्तर प्रदेश का कोरोना प्रबंधन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश के अंदर अव्वल रहा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना, बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई और 15,000 के एक पैकेज को प्रत्येक बेटी को उपलब्ध कराने की कार्रवाई, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना हो, भारत सरकार की मातृत्व वंदना योजना और जननी सुरक्षा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने, 58,000 से अधिक महिलाओं को बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से प्रत्येक गांव में बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई रही हो। ये सभी कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने के कार्य हुए। योजनाओं में चेहरा देख करके नहीं, बल्कि पात्रता के अनुरूप हरेक तबके तक, गरीब के पास, किसान के पास, दलित के पास, वंचित के पास, पिछड़े के पास डबल इंजन की सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा। ऋण माफी की योजना रही हो, जिसमें 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का फसल ऋण माफी की कार्रवाई संपन्न होती है। 22 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिरिक्त सिंचन की क्षमता हो, या फिर प्रोक्यूरमेंट की नीति के तहत रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न को लागत के 1.5 गुना से अधिक दाम पर अन्नदाता किसानों से क्रय करने, या 5 वर्ष में 1,59,000 करोड़ रुपए से अधिक के गन्ना मूल्य के भुगतान का कार्य। चीनी मिलों की गति को कोरोना भी नहीं थाम पाई और उत्तर प्रदेश में 2,55,00,000 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी इस दौरान प्राप्त हुआ। तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र पर पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? बीजेपी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र में कई वादे किए गए हैं और बीजेपी के इसी घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। यूपी चुनाव को लेकर आज बीजेपी ने लखनऊ में अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि किसानों को अगले 5 साल तक सिंचाई के लिए फ्री बिजली दी जाएगी, साथ ही साथ महिलाओं को स्कूटी दी जाएंगी। ऐसे तमाम वादे जो हैं वो संकल्प पत्र में किए गए हैं। बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता उदित राज जी हैं। उदित जी, कैसे देख रहे हैं इस संकल्प पत्र को, क्योंकि इसमें तमाम जो बड़े बड़े वादे हैं वो बीजेपी ने किए हैं? ये झूठ पत्र है। कल प्रधानमंत्री जी का जो भाषण संसद में हुआ, 70 साल में इतना ज़्यादा गरिमा इस पोस्ट की और संसद की न गिराई होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने फ्री में टिकट दे दिए तो प्रवासी बिहार उत्तर प्रदेश में जाकर कोरोना फैला दिए, जबकि स्वयं सरकार का दावा कि 63 लाख लोगों को उन्होंने यूपी बिहार में पहुंचाया और 4600 ट्रेनें लगाई। शर्म आनी चाहिए, केवल झूठ बोलना। जो मुझे पता लगा कि इनका जो झूठ पत्र है उसमें वायदा किया है कि सरकार बनते ही 14 दिन के अंदर गन्ना का भुगतान कर दिया जाएगा। तो अभी तक क्या सरकार कांग्रेस की थी कि सपा की थी? सरकार तो इन्हीं की थी। क्यों नहीं उन्होंने किया? किसानों की बात इन्होंने अभी कही है। मोदी जी ने कहा था कि इनकी आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी, घट गई है। ये सब झूठ पत्र है और किसानों से बड़ा दुश्मन इनका कोई हो नहीं सकता। उत्तर प्रदेश 18वें पायदान पर नीचे आ गया है, यानी उत्तर प्रदेश महागरीब हुआ है और दोबारा अगर इनको मौका लगेगा तो उत्तर प्रदेश सबसे नीचे पायदान में आ जाएगा। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा वहाँ पर
अत्याचार, सबसे ज्यादा लूट और पाट, भ्रष्टाचार, करप्शन, केवल झूठ बोलना। जब प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं तो उनका नीचे तक वो झूठ बोलने की एक संस्कृति हो गई है। शर्म आती है दोबारा कहते हुए कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस ने फ्री में टिकट दिया। 1000-2000 टिकट मान लो किसी ने व्यवस्था कर भी दिया होगा तो 63 लाख लोगों को तो इन्होंने फैलाया। ऐसा झूठ बोलना, ऐसा झूठ बोलना। अच्छा, एक सवाल और भी है, क्योंकि महिलाओं के लिए भी इस बार काफी वादे किए गए हैं, क्योंकि यूपी के अंदर जो महिला वोटर हैं वो भी काफी ज्यादा संख्या में है। ऐसे में महिलाओं को स्कूटी देने की बात की गई है, जो विधवा महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये पर महीना देने की बात की गई है। आखिर ये जो वादे किए गए हैं, आपको लगता है कि सरकार अगर बनेगी तो क्या इन वादों को निभाया जाए? महिलाओं का इन्होंने बहुत ख्याल रखा है। 340 और 400 का जो सिलेंडर इन्होंने 1000 रुपये देकर महिलाओं को कितना रुलाया है ये सब जानते हैं। ये महिला विरोधी हैं। महिलाएं चलाती हैं किचन और घर चलाती हैं। उन्हें पता है कि किस तरह से उन्होंने खून के आंसू रोए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। तो बिल्कुल उदित राज जी ने साफ तौर पर बीजेपी के संकल्प पत्र को झूठ पत्र करार दिया और साथ ही उन्होंने कहा है कि झूठ को सच साबित करने का जो पैंतरा है वो बीजेपी पर भली भांति आता है और लोगों से भी ये उन्होंने गुहार लगाई है कि इस बार बीजेपी को यूपी में जरूर हराए। कैमरा पर्सन आकाश के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। और उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा ने क्या कहा है संकल्प पत्र पर, यह भी आपको सुनाते हैं। वो क्या बिजली देंगे? 4 जनपद से बाहर वो बिजली दे नहीं पाते थे, तो ये सब छलावे की बातें कर क्यों रहे थे समाजवादी पार्टी के मुखिया? ये तो उन्हीं से पूछिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर और हमें विश्वास है उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता पर। जो हमने 2017 में संकल्प लिया था और आज इस नए संकल्प पत्र के साथ में हम इसको 2027 में सिद्धि तक ले जाएंगे और उत्तर प्रदेश को और विकसित प्रदेश बनाएंगे, क्योंकि हमने जो कहा वो किया है। हमारे पास नेता भी है, नीति भी है, उनके पास ना नेता है ना नीति। एक चीज और जानना चाहेंगे कि बेरोजगारी को लेकर के लगातार बातें की जा रही थी। अब बेरोजगारी भत्ता का जो मामला है वो लगातार पार्टियों की तरफ से ऊपर आ रहा है। आप ये कह रहे हैं कि काम करोगे तो ही उस मतलब रोजगार या स्वरोजगार पे आप टिक करके रह गए हैं। आप ये बताइए कि हम अपने एक एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाएं उत्तर प्रदेश के, या उसको प्रलोभन देकर आज दे दें प्रलोभन और कल छोड़ दें? तो हम तो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को समर्पण के साथ सरकार में आते हैं और हम सत्ता में आते हैं सेवा करने के लिए। जो लोग मेवा खाने आते थे, जो लोग लूटने आते थे, आज जनता ने उनको किनारे बैठा दिया। एक चीज और सुझाव पत्र में आप चूंकि खिलाड़ी रहे हैं, ये बताइए कि जो खेल प्रेमी हैं खासतौर से आपकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे और अल्पसंख्यक मंत्रालय आपके पास रहा है, तो उन अल्पसंख्यकों के लिए इस मैनिफेस्टो में क्या है? देखिए, सारी चीजें जो आप पूछ रहे हैं, जितने भी संकल्प पत्र में हम लोगों ने कहना चाहिए नीतियां बनाई हैं या जो भी योजनाएं हम लेकर आए हैं, वो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के लिए है। हम खाली उस तरह की सरकारें नहीं चलाते हैं कि हम सत्ता में आए थे तो हमने धर्मार्थ मंत्रालय को ही डिफंक कर दिया था और खाली कब्रिस्तान बना रहे थे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के जरिए। ये कल्याण हो रहा था, मरे हुए लोगों के कब्रें बना रहे थे अखिलेश यादव जी। हम तो कम से कम अपने आराध्य को विकसित कर रहे हैं, जहां करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था है। एक मंत्रालय है, उस मंत्रालय को डिफंक कर दिया था अखिलेश यादव जी ने। तो ये उनसे पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? चलिए, ये मोहसिन रजा साहब थे जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं, जो इरादे हैं, वो संकल्प पत्र के जरिए सामने आ चुके हैं और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को और खासतौर से युवाओं को भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो। इसीलिए मुफ्तखोरी जैसी संकल्प पत्र में कोई बात नहीं है। ये बात जरूर है कि लोगों को रोजगार मिले या वो स्वरोजगार की तरफ प्रेरित हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में जगह बनाई है। हरिराम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज इंडिया, लखनऊ।